इंडियन पाठशाला। दिस इज जरीन गुरु। तो आज हम क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन करेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं जी। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इससे अलग कर लेते हैं और केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जो फेस का आता है वो रिएक्शन नहीं, एक केमिकल का रिएक्शन जो एक केमिकल में आता है। तो उसको समझने के लिए एक एनसीईआरटी से बाहर की एक्सरसाइज कर एक एक्टिविटी कर। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में H2O का सॉल्यूशन मतलब वाटर ले लेंगे, उसमें डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत थोड़ा सा। तो H2O प्लस पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ब्यूटीफुल सा पर्पल कलर बन रहा है नीचे साइड में। अब इसे डिस्टर्ब करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा डार्क पर्पल हो गया। अब सिट्रिक एसिड डालेंगे इसके अंदर ये आने के लिए। सिट्रिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि पोटेशियम ज्यादा डालेंगे। जूम कर लो थोड़ा सा। अब नीचे साइड से सॉल्यूशन रेड कलर का होता जा रहा है, ऊपर साइड से हल्का ब्लैक और ब्राउन। तो ये क्यों हुआ? कुछ तो इसमें हुआ होगा। तो इस चीज को हम नाम क्या देंगे? तो चलो साइंटिस्टों ने इसे नाम दे दिया कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ। पहले पर्पल था पानी का कलर, अब पानी का कलर चेंज हुआ तो साइंटिस्ट ने नाम दे दिया कि ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ। अब इसकी जरूरत क्या थी? साइंटिस्टों ने एक केमिकल रिएक्शन किया तो इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत तो कुछ थी, लेकिन केमिकल रिएक्शन अपने जिंदा रहने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर सकते। खाना बनाना भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। अब इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन को चेंजेस भी कहते हैं। चेंजेस रिएक्शन एक ही होता है क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है, पहले सॉल्यूशन अलग रहता है तो जो प्रोडक्ट आता है वो बिल्कुल अलग रहता है। तो एक चेंज आया ना उसमें। What is changes? Changes मतलब बदलाव। जो एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन के साथ मिलने से जो प्रोडक्ट बना उसमें जो बदलाव आया उसे कहेंगे चेंजेस। तो इसमें एस क्यों लगा है? अब खुद तो कुछ तो खुफिया बात होगी, तो अब साइंटिस्टों ने ये भी पता किया। इसमें चेंजेस में एस इसलिए लगा है क्योंकि चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल और केमिकल। फिजिकल वो जिसमें हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, मस्कुलर फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जिसमें कुछ काम, जैसे कि ये बॉटल का ढक्कन मैंने खोल दिया तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ। पहले बंद था ढक्कन, अब मैंने खोल दिया तो इसमें मेरा मस्कुलर फोर्स लगा, भले ही थोड़ा सा लगा लेकिन फोर्स एग्जिस्ट करता था। क्या मैंने इसके ऊपर कुछ केमिकल डाला तभी जाके ये बॉटल खुली? नहीं। और वैसे ही ये सॉल्यूशन, अगर मैं इस पानी के अंदर
इस गिलास के अंदर पानी डालती हूँ तो वैसे ही क्या इसका कलर ऐसा होगा? नहीं, इसके अंदर मुझे कुछ केमिकल्स डालने पड़े तब इसका कलर चेंज हुआ। मेरा मस्कुलर फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगा। और इसकी डेफिनेशन भी होती है केमिकल चेंज की। ये हैंड राइटेड नोट्स की कॉपी 230 रुपए की है। मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप वहां से खरीद सकते हो। The changes that occur by chemical process, ऐसे चेंजेस जिसमें कुछ केमिकल प्रोसेस का भाग हो उसे केमिकल चेंज कहेंगे। और केमिकल चेंज जो रहते हैं वो रिवर्सिबल नहीं रहते। अब जैसे उन्हें सिर्फ केमिकली सेपरेट किया जा सकता है। अब जैसे ये जो मिक्सचर बना इसके अंदर ये ब्राउन कलर का हो गया, क्या अब मैं इसके अंदर अपनी चम्मच से इसके अंदर का नींबू अलग कर सकती हूँ, साइट्रिक एसिड अलग कर सकती हूँ, पोटेशियम अलग छोड़ सकती हूँ? नहीं, इसके अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये दोनों चीज सेपरेट हो जाएगी। वैसे ही जैसे H2 plus O2 is equals to H2O, H2 plus O2 is equals to H2। ये केमिकल चेंज, ये केमिकली एक चेंज आया है इसके अंदर कि दो गैसों ने मिलके एक लिक्विड फॉर्म बना लिया। तो इसे सेपरेट करने के लिए भी हमें एक केमिकल प्रोसीजर ही लगेगा। इसे हम डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते कि पानी के अंदर से ऑक्सीजन अलग कर दो और हाइड्रोजन अलग कर दो। और इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं। ये एक चेंज हुआ इसमें, ये दो गैसेस उन्होंने मिलके एक लिक्विड स्टेट बना लिया। तो अब हम इसे फिजिकली चेंज नहीं कर सकते। क्या मैं इससे अपने मस्कुलर फोर्स चेंज कर सकती हूँ? नहीं। तो ये केमिकल चेंज हुआ, इसमें कोई भी मस्कुलर फोर्स शामिल नहीं था। अब इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं फिजिकल चेंजेस के अलग और केमिकल चेंजेस के अलग। कि अगर किसी रिएक्शन में, किसी चेंज में केमिकल चेंज एग्जिस्ट करता है तो उसके फीचर्स कुछ और होंगे, और अगर उसमें फिजिकल चेंज एग्जिस्ट करता है तो उसके फीचर्स कुछ और होंगे, लक्षण जिसे बोलते हैं। केमिकल चेंज जब भी होगा तो सबसे पहले सॉल्यूशन का क्या चेंज हो जाएगा? केमिकल चेंज जब भी होगा तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, और सेकंड उसमें टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। और इसके कुछ एग्जांपल फोटोज में भी रहते हैं, गूगल पे सर्च करो तो आ जाते हैं। कुछ एग्जांपल ऐसी बता, एक लकड़ी को मैंने काटा, उसके ऊपर कुछ केमिकल नहीं डालना पड़ा, बस मैंने लकड़ी को एक छुरी की मदद से काट दिया। छोटी सी लकड़ी थी इसलिए छुरी से काट दिया, तो वो एक फिजिकल चेंज हुआ। और अगर उसी लकड़ी को मैं जला दूं माचिस की सहायता से तो वो एक केमिकल चेंज हुआ कि पहले वो एक लकड़ी थी, अब वो एक राख बन गई, कोल की फॉर्म में बन गई, कोयला बन गया। और अब कलर कैसे चेंज हुआ? केमिकल चेंज में कलर का एग्जांपल तो हमने यही देख लिया। अब देखो इस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, एकदम पूरा ही चेंज हो गया। ये कलर तो हमारा बना भी नहीं था, ना हमें पहले मिला था, तो ये कलर कैसे बना? क्योंकि इसमें केमिकल चेंज हुआ, इसलिए कलर में सबसे पहले चेंज आ गया। और टेम्परेचर में कैसे चेंज आएगा? केमिकल चेंज होगा तो जब हम एक अंडे को तोड़ के हमने एक बाउल में रखा, तो साधारण तरीके से वो एक बाउल में रखा गया, कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ, कुछ कलर नहीं बदला। लेकिन जब उसी अंडे को हम तवे पर डाल के पका लेंगे तो अंडा गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर में चेंज होगा। और खाना पकाना एक केमिकल चेंज है, इसलिए टेम्परेचर चेंज हो गया और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। एक बर्फ को फ्रीजर से बाहर निकाल के हाथ पे रखेंगे, नहीं हाथ पे तो रखने से कुछ नहीं होगा, फिजिकल चेंज होगा। तवे पर डाल देंगे तो फिर जो तवे पर डाल देंगे वो सूख जाएगी, पानी बन जाएगी, पानी बन के भाप बन के उड़ जाएगी, तो उसका वॉल्यूम चेंज हुआ और साइज भी तभी चेंज हो जाएगा। पहले एक सॉलिड के फॉर्म में वो बड़ी थी, अब गैस के फॉर्म में इसका इतनी सी गैस निकली और वो चली गई।
इसमें क्या क्या फीचर्स आएंगे। सबसे पहले उसका शेप चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसमें टेम्परेचर तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि सिर्फ मस्कुलर फोर्स लगाएगा। अब कुछ हमने हीट का इस्तेमाल तो किया ही नहीं जो टेम्परेचर चेंज हुआ या फिर उसको फ्रीजर में रखा। उसका शेप चेंज होगा, जैसे कि एक ये जो नींबू था ये पहले स्पेयर जैसा था गोल, अब मैंने बीच में से उसे कट कर दिया तो दोनों का शेप चेंज हो गया। और दूसरा उसका साइज एंड वॉल्यूम भी चेंज हुआ। जैसे एक लकड़ी को काटते जाओ, एक फुल पेड़ को काटा और फिर उसमें से सिर्फ उसके इतने छोटे छोटे पीसेस कर लिए तो साइज चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन समझते हैं। ये तो हमने चेंजेस समझा कि चेंजेस क्या क्या होते हैं। दो तरह के चेंजेस होते हैं केमिकल, फिजिकल चेंजेस जिसमें मस्कुलर फोर्स लगे, केमिकल चेंजेस जिसमें एक केमिकल डालने की आवश्यकता हो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसको भी अभी रफ कर देना है क्योंकि सिर्फ केमिकल रिएक्शन समझना है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अब सारी डेफिनेशन अपन खुद बनाएंगे क्योंकि बोर्ड्स में लिखना है। वैसे भी द प्रोसेस ऑफ टू और मोर रिएक्ट टू फॉर्म अ टू और मोर प्रोडक्ट। यहाँ पर मेंशन कर दूंगी मैं, लिख देते हैं। देखो जैसे कि एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है प्लस। एक रिएक्टेंट मतलब जो इस साइड में होते हैं ना, जो चीज रिएक्ट कर रही है, जो चीज मिल रही है उसे बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो उनके मिलने से जो चीज बनी है उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। ए प्लस बी, ए और बी मिले तो ए बी बना, क्या बना, इज इक्वल टू ए बी, इसे बोलेंगे प्रोडक्ट। इन दोनों के मिलने से एक नई चीज बन के आई। इसी पे एग्जांपल के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलेंगे रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड वाले को बोलेंगे प्रोडक्ट। ओके, अब वैसे ही इसका एक केमिकल एग्जांपल देख लेते हैं। वही एग्जांपल पूरे चैप्टर भर एक ही एग्जांपल चलाएंगे। H2 प्लस O2, दो रिएक्टेंट मिले, दो तरह की गैसें मिली, जब जाके एक प्रोडक्ट बना जो कि लिक्विड के फॉर्म में था। इनके कुछ साइन भी होते हैं जो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में आते हैं, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इसको ऐसे लिखेंगे H2 और ऊपर जाता हुआ जो एरो रहेगा, जो एरो ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये गैस की बात हो रही है। इज इक्वल्स टू H2O। अभी बैलेंस नहीं लग रही है। बैलेंसिंग का मतलब यही होता है कि इस साइड में ऑक्सीजन दो, इस साइड में हाइड्रोजन दो आएंगे, लेकिन उनको जो इधर प्रोडक्ट आए इधर हाइड्रोजन दो है, लेकिन इधर ऑक्सीजन दो है, लेकिन इधर एक ऑक्सीजन एक है। तो केमिकल रिएक्शन उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया है। एक बार रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे एक्टिविटी दी हुई है। अब एनसीईआरटी की एक्टिविटी देखते हैं। और अब देखो, अब मेन मैजिक अब दिखाती हूँ। सॉल्यूशन का कलर, जब ऑक्सीजन से पोटेशियम, सिट्रिक एसिड और H2O ने रिएक्ट किया तो डायरेक्टली उसका कलर पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। उसका पोटेशियम भी चला गया और सिट्रिक एसिड अभी भी उसमें बचा हुआ है। सिट्रिक एसिड के पार्टिकल्स उसमें दिख रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से उसका पोटेशियम पर मैग्नेट उड़ गया। एक बार उसे मिला के देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये देखो, क्लियर लेमन जूस का सॉल्यूशन है, पी नहीं सकते, बस ट्राई करोगे तो पी मत लेना। अब फर्स्ट एक एक्टिविटी जो है कि वो ये है कि ऐसा टाइप का कुछ दिख रहा होगा
पेपर जिसे हाथ में लेके खड़े होंगे, और नीचे एक बाउल जिसके अंदर कुछ पाउडर सा गिर रहा होगा, छोटा 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 छोटा। और इधर दिख रही होगी कैंडल। अब ये है क्या, ये है क्या, अब हमें भी समझा दो। चलो समझा देते हैं इसको। पेपर मुझे बनाना पड़ेगा। ये जो हैगा अभी से मान लो मैग्नीशियम रिबन, सिर्फ मान लो मैग्नीशियम रिबन है। तो जब ये इसमें एक एक्टिविटी में वो ये समझा रहा है कि जब एक मैग्नीशियम रिबन लेबोरेटरी में होता है, आपकी स्कूल की लेबोरेटरी में भी हो, तो वहां पर जब वो रखा रहता है तो उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की ऐसी लेयर बन जाती है। अब इमेजिन करो ये मैग्नीशियम रिबन, तो उसके ऊपर जब ऑक्सीजन आके ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की एक मोटी लेयर बन गई और नीचे साइड में बन गई। तो इसे ना जलाने से पहले साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसे जलाने से पहले साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम इसे साफ नहीं करेंगे तो इसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर रहेगी, तो वो हीट से रिएक्ट नहीं हो पाएगा। अब ये मत पूछना जलाते क्यों होंगे, क्योंकि जब इसे कैंडल से रिएक्ट करके जलाया जाता है तो जब इसमें ब्राइट व्हाइट कलर की बहुत खूबसूरत सी फ्लेम निकलती है, जैसे फुलझड़ी को जलाते हुए निकलती है ना, वैसी वाली फ्लेम निकलती है बहुत ज्यादा ब्राइट। और जब वो निकलती है तो कागज जलते जलते जो नीचे जो गिरता है ना, वो रहता है प्योर मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक व्हाइट कलर के पॉन्ड्स पाउडर के फॉर्म में रहता है। पॉन्ड्स पाउडर कंपनी के पाउडर का नाम है। एक व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में रहता है, उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका केमिकली अगर इसका रिएक्शन देखें, केमिकली इसका रिएक्शन होता है Mg2 प्लस O2 इज इक्वल टू, और इसके ऊपर आएगी हीट, क्योंकि हीट करें तभी तो बनेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। हीट इज इक्वल टू MgO। कंप्लीट रिएक्शन है। ओके, अच्छा हमने पाउडर, चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जलने लगे, इग्नोर करो। तो केमिकल रिएक्शन अब इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो प्रोडक्ट्स मिले, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट जब मिला तो दो रिएक्टेंट मिले तो उन दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट बना, A प्लस B इज इक्वल टू A। अब हमने समझ लिया केमिकल रिएक्शन। वाह मजा आ गया, इतना छोटा सा चैप्टर था, इतना छोटा नहीं है। अभी बहुत सारे टाइप्स है कि केमिकल रिएक्शन के, जो आपको याद करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, और उसकी डेफिनेशंस भी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वे में मैंने उसे समझाया है। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। उसका कंप्लीट चार्ट भी मेरी उस बुक में मेंशन है, जो आप खरीद सकते। चलो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई कब खत्म होगी रिएक्शन। अब फर्स्ट रिएक्शन, पहले एक डायग्राम, ये जो डायग्राम मैं बना रही हूँ ना, ये पहले नोटबुक पर बना लो। पहली बात तो लेके क्या क्या बैठो, नोटबुक ली, बुक ली, पेन लिया नहीं, बस बिस्तर के ऊपर आराम से पाँव लंबे करके बैठ गए वीडियो देखने। ये डायग्राम है, एक नोटबुक जल्दी लेके आओ और बनाओ, और उससे पहले का भी वीडियो पॉज करो और बनाओ जो जो मैंने लिखा था। अब फर्स्ट टाइप देखते हैं इसका। फर्स्ट टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
रिएक्शन भी लिखी थी ना हमने कि द प्रोसेस ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ टू और मोर प्रोडक्ट, तो उसमें टू और मोर प्रोडक्ट की जगह सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म लिख लेना, क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है कि इसमें जब भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा वो लिख के दे देंगे तुम्हें ये कौन सा रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आपको लिखना है, बताना है वहाँ पर, टिक करना है कि कौन सा रिएक्शन है। इसमें होता है कि टू और मोर प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा कितने भी प्रोडक्ट कितने भी प्रोडक्ट, मतलब इधर कितने भी रिएक्टेंट इधर कितने भी रिएक्टेंट रहेंगे लेकिन प्रोडक्ट बनेगा एक, वो ही होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इधर कितने भी रिएक्टेंट रहेंगे, कितने भी रिएक्ट करेंगे लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनेगा, A + B = AB होगा, फिर इधर प्रोडक्ट एक ही बनेगा। व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म, टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट एक ही बनेगा। साइड हो रही हो, स्क्रीनशॉट खींचो या फिर नोटबुक लेके बैठे हो तो अभी के अभी लिखो। तो फर्स्ट में डालना पूरे नोट्स ऐसी की ऐसी बना लो कॉपी। मैं ये रफ कर रही हूँ। अब एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब हर चीज सीधी थोड़ी ना होती, जैसे कि एक घर में दो भाई है तो एक बहुत ज्यादा सीधा होगा लेकिन दूसरा टेढ़ा भी तो होगा, तो इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आएगा डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ये टेढ़ा भाई है, तो इसकी पूरी डेफिनेशन उल्टी होगी इससे। When a single reactant react to form a multiple product, एक जैसे कि AB = A + B, या भी ये जरूरी नहीं है कि इधर सिंगल प्रोडक्ट ही बने, इधर जो भी प्रोडक्ट बनेगा ना बीच में प्लस भी आएगा, एक अकेले प्रोडक्ट नहीं। अब हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट होगा ये हीट से रिएक्ट होगा और हीट का तो कुछ साइन रहता नहीं है तो हीट को एरो के ऊपर शो करता है, जरूरी नहीं है। एक सिंगल रिएक्टेंट ने मिलके मल्टीपल प्रोडक्ट बना लिया, जादू। उसी के इसको करेक्ट कर लेना। वो जो पहले वाली लिखवाई थी ना उसमें टू और मोर को हटा के सिंगल कर लेना रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट को मल्टीपल कर लेना। अब एक बोर्ड एग्जाम में 5 साल से एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जिसमें पूछा जाता है एक रिएक्शन दी जाती है और उसमें पूछा जाता है विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो रहती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम पहले वो बना, डबल डिस्प्लेसमेंट जल्दी लिखो कॉपी में, बुक में से देख के।
अब इसका ये डायग्राम भी बना, मैंने भी सीखा है क्योंकि मैं सोच रही थी कि कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, इजी। यो मैंने वो पेंसिल ली। अब स्टेडियम में चल रहा है मैच, आईपीएल। तो आईपीएल देखने चार लोग गए, मतलब दो अलग आए थे, दो अलग आए थे, सब चारों अलग अलग आए थे, लेकिन वो सीट में इत्तेफाक से वो ऐसे बैठ गए कि ये चेयर करने आया था, मतलब किसकी तरफ से था, ये आरसीबी की तरफ से और ये सीएसके। ये था आरसीबी और ये सीएसके, और ये वाला जो था ये था सीएसके और आरसीबी। अब इन्हीं दोनों टीमों के बीच में मैच चल रहा है। तो इत्तेफाक से ये वाला जो बंदा है आरसीबी का, अब आरसीबी जीतने लगती है और सीएसके हारने लगती है। तो अब ये दोनों तो यही लड़ने लग जाते, क्योंकि चिल्ला के आरसीबी कर रहा था। तो अब सीएसके वाले को तो बुरा लगेगा ना, तो ये दोनों लड़ेंगे और इधर ये दोनों तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो अब क्या होगा, एक सिंपल इसका सॉल्यूशन ये है कि सीएसके वाला सीएसके के पास आ जाएगा, आरसीबी वाला आरसीबी के उधर चला जाएगा। अब कुछ लड़ाई होगी, ये अगर सीएसके हारती है तो सीएसके वाले इधर तो उदास ही बैठेंगे, कोई खुशी मनाने वाला रहेगा ही नहीं, इधर आरसीबी वाले अलग बैठेंगे। तो ऐसा ही होता है इस रिएक्शन में कि इस टाइप के, जैसे कि इस तरफ दो रिएक्टेंट है, इस तरफ दो रिएक्टेंट है, तो जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट जब बनेगा तो वो दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे। दोनों प्रोडक्ट, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, अपनी जगह चेंज कर लेंगे। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब इसका मैं हिंदी में अनुवाद बताती हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हिंदी में अनुवाद है, एक्सो तो समझ में आ रहा है ना, एग्जिट डोर, थिएटर का एग्जिट डोर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एग्जिट लो हीट रिएक्शन, जल्दी लिखो कॉपी में, एग्जिट लो हीट रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का हिंदी में अनुवाद, अंदर आ जाओ हीट रिएक्शन, अंदर आ जाओ हीट रिएक्शन। एक मिनट, अब इसका डायग्राम अपन ने कुछ ऐसा बनाया है। सबसे पहले हमने बना दिया है, क्या है, एक डब्बा बना दिया, क्या दरवाजा, कार्टून वाला दरवाजा जो अपन बचपन में बनाते थे। एग्जिट, ये थिएटर का एग्जिट डोर, और इधर से एक बंदा इधर से बाहर जा रहा है। तो ये कौन है ये, हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जिट लो हीट रिएक्शन में हीट बाहर जाती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में थोड़ा सा बाहर हाथ तो बनाना ही पड़ेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एग्जिट लो हीट रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अंदर आ जाओ हीट रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल, एग्जिट लो हीट रिएक्शन, चूने को, जिसे कैल्शियम बोलते हैं, चूने को पानी के अंदर डालो, तो जब वो पानी से रिएक्ट करेगा तो वो हीट को बाहर रिलीज करेगा, ऐसे हाथ के अंदर वो सर्फ आता है ना, कोई सी भी कंपनी का ले लेना, महंगा सस्ता, उसे हाथ के अंदर रखोगे, थोड़ा सा पानी डालोगे तो वो हीट बाहर रिलीज करेगा, और सी ग्लूकोज लोगे तो वो हीट ठंडा लगेगा। तो ऐसे ही होता है ये रिएक्शन। अब अगर चूना जब हीट बाहर फेंकता है ना, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एग्जिट लो हीट रिएक्शन। और जब जो प्लांट है, जब वो सनलाइट ग्रहण करता है, मतलब जो सूरज की रोशनी अंदर लेता है, तो वो रिएक्शन होता है अंदर आ जाओ हीट
हीट रिएक्शन, पूरा सनलाइट, न्यूट्रिशन, वाटर लगता है ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वही रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस अभी भी कहेंगे, लेकिन वो रिएक्शन कौन सा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक लास्ट रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीजन अंदर आता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन अंदर आता है, हाइड्रोजन बाहर जाता है। ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन अंदर आता है, हाइड्रोजन बाहर जाता है। जैसे कि एसिड के अंदर जिंक के थोड़े से टुकड़े डालो तो वो कौन सी गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन को अंदर रखेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैटलिस्ट। क्या होता है? वैसे तो आता नहीं है, पर फिर भी कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट मतलब भड़काऊ मित्र। कि दो दोस्त हैं, डायग्राम समझ, दो दोस्त हैं और ये है कैटलिस्ट। तो ये जब ये समझ एक रिएक्शन है, तो जब भी ये कैटलिस्ट रिएक्शन में आएगा तो भड़का के एक मित्र को ब्रेक डाउन कर देगा, एक मित्र को दूर कर देगा। तो मित्र बाहर निकलने के लिए पूरे सॉल्यूशन से बाहर भागेगा ना। वो जो रिएक्शन होते हैं ना, जैसे कि कोक के अंदर वो डालते हैं थोड़ी सी व्हाइट कलर की गोली आती है, तो वो एक कैटलिस्ट का काम करती है, तो जिससे वो एक बहुत बड़ा फाउंटेन जिससे बाहर निकलता है, वो एक कैटलिस्ट रिएक्शन होती है। तो ये कैटलिस्ट आके दोनों मित्रों में झगड़ा करा देता है और ये वाले मित्र के साथ खुद रहने लग जाता है और ये वाला मित्र ब्रेक डाउन हो जाता है। इसकी एक्टिविटी शॉर्ट्स में यूट्यूब पर देख लेना। अब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब लास्ट पार्ट बच जाएगा वीडियो का, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? A प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी। ए और बी को मिलाया ए बी हो गया। तो इसी को जब हमें the chemical reaction is written on a symbol of chemical is called chemical equation। जैसे कि अपन तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे ना, कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वाटर। मेथड तो ये भी सिंपल है। तो मैंने इसे H2O प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2O क्यों लिखा? कुछ सोच के लिखा होगा ना। जब केमिकल रिएक्शन को द सिंबल ऑफ केमिकल में लिखा जाता है, उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। देखो, पहले केमिस्ट्री में 9th क्लास में आया होगा कि एक साइंटिस्ट था डल्टन, तो उन्होंने जब एलिमेंट्स की एटम्स की डिस्कवरी की, तो पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। हाइड्रोजन का सिंबल होता था एक गोल सर्कल, उसके बीच में एक डॉट, तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया, कार्बन का अलग होता था, सब सर्कल से, तो साइंटिस्टों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था। तो फिर एक रूल आया कि हर एलिमेंट को उसके फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो इसलिए इसे लिखेंगे H2 मतलब हाइड्रोजन, H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2O। लिखा गई ना, द केमिकल रिएक्शन, द सिंबल ऑफ केमिकल इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन बन गई बचपन में जो मैक्स की इक्वेशन आती थी, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2xy। अब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन का एक बहुत बड़ी वीडियो हो रही थी वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना पड़ता है, इसलिए मैंने उसे इसमें नहीं रखा। अगले पार्ट में है वो, तो आप वहाँ से नेक्स्ट वीडियो से उसे देख सकते हैं, लेकिन देखना मेरे ही चैनल से। तो ओके, थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो, और नोट्स बना लेना। तो जाते जाते बस एक बात बोलूँगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।